पिछले वीडियो में आपने सुना कि मैंने घर पे चिट्ठी लिखी तो वहाँ लोग परेशान थे क्योंकि वो यही समझ बैठे थे कि मुझे फांसी लगने का हुक्म दे दिया गया है। अब आगे फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल। इसके तकरीबन 1 महीने बाद सुबह सुबह हुक्म आया कि आज मुझे अपने फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के लिए जाना है। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की अदालत में एक कर्नल जजों की कुर्सी पर बैठते हैं। इस बेंच का सदर कर्नल होता है, एक मेजर सरकारी वकील होता है और एक मेजर वकील कैदी की ओर से मुकदमा लड़ता है। जब मुझे कोर्ट मार्शल के सदर कर्नल खुर्शीद ने बताया कि मेरी तरफ से मुकदमा मेरा वकील लड़ेगा तो इस पर मैंने प्रतिवाद किया और कहा कि मुझे किसी सफाई के लिए वकील की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना मुकदमा खुद लड़ूंगा। इस पर कर्नल बोला, कानूनी तौर पर यह ज़रूरी है कि तुम्हें सफाई का वकील दिया जाए, लेकिन यह बात तुम्हें लिख कर देनी होगी कि तुम गवाहों से ज़रा खुद करोगे और अपने डिफेंस भी खुद ही पेश करोगे। मैंने लिख कर दे दिया। इसके बाद अदालत के पूरे बेंच ने खड़े होकर कुरान पर हाथ रखकर कसम खाई कि वह कैदी के साथ पूरा इंसाफ करेंगे और जहां उन्हें गवाह या कैदी का बयान मशकूक नज़र आएगा वहां से वे अपनी आत्मा की आवाज़ सुनकर फैसला देंगे। इसके बाद सरकारी वकील ने कसम खाई कि वह पाकिस्तान की सलामियत के लिए सच्चा मुकदमा लड़ेगा और बेवजह कैदी को फंसाने की कोशिश नहीं करेगा। फिर मेरे वकील ने कसम खाई कि वह कैदी की ख्वाहिश के मुताबिक अपना रोल अदा करेगा और मुझे तो कसम दिलाई गई कि मैं सच कहूँगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। अब अदालती कार्रवाई शुरू हुई। सबसे पहले 596 FIU लाहौर के नायब सूबेदार मोहम्मद असलम बतौर गवाह पेश किए गए। अब मैंने उनसे ज़रा करनी चाहिए तो वे अदालत से बोले कि मैं उनसे सवाल नहीं कर सकता। इस पर कर्नल खुर्शीद गुस्से में आ गए और बोले, जब हम कैदी को हक दे रहे हैं सवाल करने का तो तुम कौन होते हो जवाब न देने वाले? ईमानदारी से इसके सवाल का जवाब दो। मैंने उनसे पूछा, क्या मेरी गिरफ्तारी के वक्त आपको मेरे पास से कोई कागज़, कोई कैमरा, कोई वायरलेस सेट या ऐसा सबूत मिला जो मुझे जासूस साबित करता है? उसने जवाब दिया, नहीं। मैंने फिर पूछा, क्या दौरान तफ्तीश मेरा किसी पाकिस्तानी शहरी से कोई लिंक साबित हो सका? उसने कहा, नहीं। इसके बाद मैंने अदालत से कहा कि अब मुझे और कुछ नहीं पूछना। सरकारी वकील ने अपना दूसरा गवाह पेश किया, दिलशाद हुसैन सैयद, मैनेजर ग्रैंड होटल गुजरांवाला। उसने बयान दिया, आज से 3 साल पहले की बात है। एक शाम यह शख्स अपने 3 साथियों के हमराह में होटल में आया। इन्होंने अपना नाम तरतीबवार मोहम्मद असलम, इमामदीन और अब्दुल रहमान बतलाए। कहा ये कि 7 चक साहिवाल मिंट कुमरी के रहने वाले हैं और इनके साथ जो बूढ़ा इमामदीन है उसकी आंखों के इलाज के लिए इनको अगले दिन डस्का जाना है। चुनाचे मैंने इनके नाम रजिस्टर में दर्ज किए और इनको सोने के लिए चारपाई दे दी। मेरे होटल में यह गालिबन 3 दिन ठहरे, सुबह सवेरे निकल जाते और रात को वापस आते थे। इनकी गिरफ्तारी के बाद इनके बयानों से ही पुलिस ने मुझे तलब किया कि मैं वो रजिस्टर लेकर हाजिर हूँ जिसमें नाम दर्ज हैं। यह कहकर वह चुप बैठ गया। इस पर मैं उठा और मैंने पूछा, सैयद दिलशाद हुसैन, आप कहते हैं कि आपने रजिस्टर में यह नाम लिखे, क्या आप दोबारा यही नाम कागज़ पर लिखेंगे? वह बोला, क्यों नहीं साहब। इस पर उसने होटल की वही एंट्री एक सादा कागज़ पर उतार दी। मैंने वह कागज़ कर्नल खुर्शीद को थमाते हुए कहा, सदर अदालत ज़रा मुलायजा फरमाएं कि क्या यह लिखाई रजिस्टर से मिलती है? इस पर अदालत ने गौर से उसका रजिस्टर से मिलान किया तो कहा, तकरीबन मिलती जुलती है। इस पर मैं बोला, बात तकरीबन की नहीं हजूर, जनाब ने कसम खाई है सही इंसाफ करने की। या तो आप अभी भी इस वक्त टेलीफोन करके राइटिंग एक्सपर्ट बुला लें, वरना कल को कोई आएगा तो उसे पढ़ा दिया जाएगा कि उसे क्या कहना है। वे बोले, ठीक है। उन्होंने उसी वक्त टेलीफोन किया और 15 मिनट में वो आ पहुंचा। जब कर्नल खुर्शीद ने दोनों तहरीरें रखी और पूछा कि क्या यह एक ही आदमी की लिखाई है, तो उसने गौर से दोनों तहरीरों को देखा और बोला, नहीं जनाब, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इस पर कर्नल खुर्शीद कहर भरी आंखों से दिलशाद हुसैन की तरफ देखने लगे और बोले, तुम साला दल्ले का बच्चा, सैयद की जान होकर कुरान की कसम खाकर झूठ बोला। यह परदेसी आदमी, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? यह तुम्हारे बयान पर फांसी भी लग सकता है। अदालत को गुमराह करने के जुर्म में तुम्हें 10 कोड़े और 6 मास की सजा देते हैं। इस पर दिलशाद हुसैन कमराए अदालत में ही रोने लगे और गिड़गिड़ाने लगे। फौजी सिपाही उसे धकेलते हुए बाहर ले गए। इसके बाद
सैयद मिर्ज़ा जावेद दस्तगीर ने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया। मैंने ज़िरहा में वही सवाल किया जो समरी कोर्ट मार्शल ने किया था, जिसका जवाब उन्होंने वही दिया। इसके बाद राजा गुल अनार खान से उनका बयान लिया गया और समरी कोर्ट मार्शल की तरह उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि मेरे इकबालिया बयानात के वक्त वह मिर्ज़ा जावेद दस्तगीर के चैम्बर में ही मौजूद थे। जैसा कि मैंने बताया कि कानूनी नुक्ता कहता है कि जिस वक्त दफ़ा 164 के बयान हो रहे हों, कैदी के करीब कमराए अदालत में पुलिस नहीं होनी चाहिए, वरना कैदी का वह इकबालिया बयान पुलिस के खौफ से दिया गया माना जाता है और अदालत कोई कार्रवाई करते हुए उस बयान पर ज़ेरे गौर नहीं रखती। इसके बाद गांव 7 चक साहिवाल मिंट कुमरी का भागदीन उम्र 65 साल मेरे खिलाफ बयान देने आया। उसने अपना बयान इस तरह दिया। आज से 3 साल पहले का जिक्र है कि मुलजिम मोहनलाल भास्कर उर्फ मोहम्मद असलम एक रात शाम को 7 बजे के करीब आया। समुद सिंह उर्फ इमामदीन और एक और नौजवान अब्दुल रहमान भी साथ थे। इमामदीन से मेरी वाकफियत है, चुनाचे मैंने इन्हें रात अपने यहाँ ठहराया, खाना खिलाया। ये जिक्र कर रहे थे कि सुबह की बस पकड़कर इन्हें मुल्तान जाना है, सुबह नाश्ता करवाऊं। मैंने इन्हें रुखसत कर दिया। उसके बाद खुदा जानता है कि वे कहाँ गए। उससे पहले और उसके बाद कभी यह शख्स मेरे यहाँ नहीं आया। इसी भागदीन ने 6 महीने पहले मेरे गाइड समुद सिंह उर्फ इमामदीन के खिलाफ भी फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल में गवाही दी थी। समुद सिंह के खिलाफ उसका बयान इतना लंबा था कि वह लगातार 2 दिन अदालत में पेश होता रहा और इस वक्त जो मेजर वकील मुझे दिया गया था वही समुद सिंह के मुकदमे में फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के जजों की बेंच में भी बैठा था। भागदीन लगातार उनके सामने 2 दिन पेश हुआ। मैंने सवाल किया, भागदीन क्या तुम मेजर खालिद जो मेरे वकील हैं और मेरे साथ बैठे हैं इनको पहचानते हो? वह बोला, नहीं जनाब। मैंने कहा, गौर से देखो, शायद तुमने आज से पहले इन्हें बहुत करीब से देखा हो। इस पर वह चलकर मेजर साहब के करीब आया। उनका चेहरा बड़ी देर तक गौर से देखता रहा और फिर सिर मारकर बोला, नहीं जनाब, मैंने इन्हें कभी नहीं देखा। इस पर मैं बोला, ठीक है भागदीन, तुम जा सकते हो। और अदालत से मुखातिब होकर कहा, शख्स भागदीन जो मेरे खिलाफ इस वक्त गवाही देने आया है, समुद सिंह उर्फ इमामदीन के फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल में आज से 6 महीने पहले वकील मेजर खालिद के सामने पेश होता रहा है। मेजर साहब उस समय जजों की बेंच में थे। यह अभी 6 महीने पहले की बात है। यह उनको तो नहीं पहचानते, लेकिन मुझे 3 साल पहले चंद लम्हों के लिए देखा और इनका कहना है कि वह मुझे पूरी तरह पहचानता है। साफ साबित होता है सदर मोहतरम कि पुलिस ने गवाह को पढ़ा लिखा कर मेरे खिलाफ गवाही देने के लिए खड़ा किया है, वरना इसके बयानात में रत्ती भर की कोई हकीकत नहीं है। इस पर जजों की बेंच में आपस में खुसर फुसर होने लगी। मुकदमे ने फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की अदालत में आकर जो मोड़ लिया, उससे मेरा दिल कहने लगा कि अगर अदालत सही मायनों में इंसाफ करे तो मुझे सजाए मौत कभी हो ही नहीं सकती। और उसके बाद मुझे बयान देने के लिए कहा गया तो मैंने शुरू किया। मैं मोहनलाल भास्कर उर्फ मोहम्मद असलम फिरोजपुर का रहने वाला हूँ। मैं सन 68 में गवर्नमेंट हाई स्कूल अटारी जिला अमृतसर में बतौर स्कूल मास्टर काम करता था। स्कूल बागा बॉर्डर की हद पर होने की वजह से कई बार दिल में ख्वाहिश उठती कि मैं पाकिस्तान देखूं। समुद सिंह एक बार किसी बच्चे को दाखिल कराने के लिए मेरे पास आया था। बातों ही बातों में इसने जिक्र किया था कि उसके रिश्तेदार बॉर्डर पार रहते हैं और ये अक्सर चोरी छिपे उनके पास आता जाता रहता है। लिहाजा मैंने भी इससे कहा कि एक बार मुझे पाकिस्तान घुमा लाए। चुनाचे 16 दिसंबर की रात मैंने इसके साथ बॉर्डर क्रॉस किया और रात पाकिस्तान के सरहदी गांव हुडाए के खेतों में गुजारी। सुबह पहली बस पकड़कर हम लाहौर आ गए। बस में समुद सिंह का एक वाकिफ मिला जिसका नाम जमील था। मैं उसको नहीं जानता था। वह हमें जमींदारा होटल लाहौर ले आया। उसने समुद सिंह को चाय के साथ अफीम खाने को दी और बोला, मैं अभी आता हूँ। उसके जाने के बाद हमें पाकिस्तान मिलिट्री इंटेलिजेंस ने हिरासत में ले लिया। लगातार 2.5 साल मेरी तफ्तीश होती रही, जिसमें पुलिस और मिलिट्री मुझे हर तरीके से तंग करती रही, लेकिन कोई ऐसा सबूत नहीं जुटा पाई जो यह साबित कर सके कि मैं पाकिस्तान में भारत का जासूस हूँ। और रही बात मेरी खतना करवाने की, तो वह मैंने शादी के बाद एक डॉक्टर की नसीहत पर करवाया था। मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। सिवाय गैर कानूनी तौर पर बॉर्डर क्रॉस करने के सिवा मैंने कोई जुर्म नहीं किया, जिसकी सज़ा हद से हद 6 महीने है। मैं तो पहले ही तकरीबन 2.25 साल जेल में गुजार चुका हूँ। लिहाजा मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूँ कि वह मुकदमे की नौयत को देखते हुए मुझे रिहा कर दे, और अगर फिर भी
वह सज़ा देना ज़रूरी समझे तो गैर कानूनी तौर पर बॉर्डर क्रॉस करने की जो सज़ा बनती है वो मुझे दे दे। इसके बाद सरकारी वकील ने गवाहों के घिसे पिटे बयानों को लेकर मुझे संगीन मुजरिम करार देते हुए अदालत से दरख्वास्त की कि वह मुझे सख्त से सख्त सज़ा दे ताकि फिर कोई हिंदुस्तानी पाकिस्तान की सलामियत के लिए ख़तरा बनने की जुर्रत ना कर सके। इसके बाद कर्नल खुर्शीद मुझसे बोले, ठीक है भास्कर, अब हम तुम्हें जेल भेज रहे हैं, जहां बेंच में से कोई एक आकर तुम्हें अदालत का हुक्म सुना जाएगा। कर्नल खुर्शीद चंद महीने बाद ही बांग्लादेश की उथला पथली का सामना करता हुआ पाकिस्तान वापस आया, इसलिए मैं दिल ही दिल में डर रहा था कि वह उन तलखियों की भड़ास मुझ पर ना निकाले जिनसे उसे पूर्वी पाकिस्तान में दो चार होना पड़ा। एक हफ्ते बाद जब मैं किसी और के कमरे में था तो जेल से फरमान आया कि मुझे कोई फौजी अफसर मिलने आया है। नंबरदार मुझे दफ्तर ले आया। वहाँ पर फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल जजों में से मेजर आया हुआ था। वह मुझसे मुखातिब हुआ और बोला, भास्कर, मैं तुम्हें तुम्हारे मुकदमे का हुक्म सुनाने आया हूँ। मैं सांस रोक कर उसके हुक्म का इंतज़ार करने लगा। उसने हुक्म दिया, मोहनलाल भास्कर उर्फ मोहम्मद असलम सन ऑफ इमामदीन, अदालत मुकदमे की कार्रवाई के बाद इस नतीजे पर पहुंची है कि तुम्हारा पाकिस्तान में गैर कानूनी ढंग से दाखिल होना और मुख्तलिफ मुकामात पर आना जाना यह साबित करता है कि तुम सचमुच ही पाकिस्तान की सलामियत के खिलाफ कार्रवाई करते रहे हो और जासूसी के जुर्म में मुब्तला रहे हो। लिहाजा अदालत तुम्हें सेक्शन दी ऑफ दी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और 59 पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा देती है। तुम चाहो तो इसके खिलाफ सदर पाकिस्तान से रहम की अपील कर सकते हो। हुक्म सुनना ही था कि मैं खुशी से उछलता हुआ बैरक की तरफ भागा। नंबरदार बहुत पीछे रह गया था। बैरक के कैदियों ने जब मुझे खुश खुश आते देखा तो बोले, पंडित बड़ा खुश आ रहा है, लगता है बरी हो गया है। मुझसे हिंदुस्तानी कैदियों ने पूछा, क्या हुआ? तो मैंने जवाब दिया, राम बनवास। तो वे बोले, तुम खुश नजर आ रहे हो? तो मैंने जवाब दिया, यह क्या कम खुशी की बात है कि मैं सजाए मौत से बच गया। इसके बाद मैंने घर वालों को चिट्ठी लिख दी कि मुझे 14 साल की कैद हो गई है और साथ में यह भी लिख दिया कि वे फिक्र ना करें, भगवान जल्द ही कोई ना कोई सूरत निकालेगा कि हमारा मिलन होगा। कैद होने के बाद दिन अभी लाहौर में ही कट रहे थे। मुझे इस बात की खुशी थी कि मैं सजाए मौत से बच गया। उधर बंगाल में हालात दिन ब दिन बिगड़े जा रहे थे, इसलिए कैदियों का हमारे साथ सलूक भी बुरे से बुरा होता जा रहा था। जब कैदी को सज़ा हो जाती तो उसका चालान सेंट्रल जेल में करा दिया जाता। मुझे भी बताया गया था कि मेरे बारे में जो चिट्ठी लिखी जा चुकी है वे मुझे या तो मुल्तान सेंट्रल जेल भेज देंगे या फिर मियाँ वाली जेल। अभी मेरा चालान आया नहीं था और मैं चालान की तैयारियां करने लगा। मेरे पास 2 कनस्तर थे। इसमें मैंने दैनिक ज़रूरतों का सामान जैसे गुड़, साबुन, तेल, चाय पत्ती, सिगरेट वगैरह जमा कर रखे थे। अच्छा पहलवान अभी भी कभी कभी मेरे पास आ जाया करते थे। जब मैंने उनसे चालान की बात कही तो उन्होंने मुझे 10-10 के नोटों में 200 रुपये दिए और बोले, लो पंडित, ये मेरी तरफ से रख लो, कभी ज़रूरत पड़ने पर तुम्हारे काम आ जाएंगे। मेरे लिए वो 200 रुपये उस वक्त 2000 से कम नहीं थे। इसके अलावा एक और पाकिस्तानी दोस्त सेठ जमील ने मुझे 50 रुपये दिए। इस तरह मेरे पास एक अच्छी खासी रकम जमा हो गई थी और मेरी ज़रूरत पूरी करने के लिए काफ़ी थी। इस रकम से अपनी कैद का सफ़र शुरू करने के लिए मुझे काफ़ी हौसला मिला। फिर चालान का दिन भी आ पहुंचा। गारद मुझे लेने आई, एक हवलदार और 3 सिपाही। चलते वक्त पैरों से बेड़ियां उतार दी गई। शाम को हमने लाहौर से 7:30 बजे माड़ी इंडस ट्रेन पकड़ी। अच्छा पहलवान तो मुझे पिस्तौल देने के लिए तैयार था कि रास्ते में मैं मौका पाकर गारद को धमकी देकर निकल भागूं, लेकिन मैंने पिस्तौल लेना जायज़ ना समझा। मुझे उम्मीद थी कि जेल से जाते हुए गारद मेरी पूरी तलाशी लेगी। अगर पिस्तौल पकड़ी गई तो इंक्वायरी होने पर अच्छा पहलवान भी लपेट में आ जाएंगे, इसलिए मैंने यह कहकर इनकार कर दिया कि नहीं दोस्त, अब तो खुदा ही कोई रास्ता निकालेगा। अगर मेरी किस्मत में मेरे देश का अन्नदाना लिखा है तो इंशाअल्लाह बाफजले खुदा अपने देश ज़रूर पहुंच जाऊंगा। भीगी आंखों से उन्होंने मुझे खुदा हाफिज़ कहा। माड़ी इंडस ट्रेन कोई ख़ास तेज़ रफ्तार गाड़ी नहीं थी। एक बार तो जी में आया कि हाथ में हथकड़ी खिसका कर चलती ट्रेन से छलांग मार जाऊं, लेकिन फिर सोचा कि नहीं, अब तो सब कुछ किस्मत पर छोड़ देना चाहिए। बेवजह ख़तरा मोल लेने की क्या ज़रूरत है। गाड़ी सुबह 9 बजे मियाँ वाली आ पहुंची। मियाँ वाली तपता हुआ रेतीला इलाका है। जेल स्टेशन से तकरीबन 2.5 मील के फासले पर है। हवलदार ने एक तांगा किराए पर लिया। आगे की सीट पर 2 सिपाही मेरे अगल बगल बिठाए और तांगा मंजिल मकसूद की तरफ बढ़ पड़ा। आगे की सीट पर 2 सिपाही मेरे अगल बगल बिठाए और तांगा मंजिल मकसूद की तरफ चल पड़ा, जहां मुझे अपनी
जवानी का एक बेहतरीन हिस्सा जेल की दीवारों में रहकर काटना था। हवलदार ने सिपाहियों से कहा कि इसका खास ध्यान रखना, कोई हरकत ना करे। मैं बोला, हवलदार साहब, हरकत करनी होती तो रास्ते का सफ़र बहुत लंबा था, उसमें कर गुजरता ना। वह बोला, मेरी मुराद तुम्हारी भागने से नहीं है। अभी 1 साल पहले की बात है कि हम तुम्हारे ही जिले के एक हिंदुस्तानी कैदी जोगिंदर को सेंट्रल जेल मिंट कुमरी से लेकर आए थे। उसको भी 14 साल की सज़ा हुई थी। सज़ा सुनने के बाद वह अपना दिमागी वजन खो बैठा। उसने जेल में अपना नफ्स काटकर खुदकुशी करने की कोशिश की। बहुत दिनों तक इलाज होता रहा तो वह बच गया। जब उसको मियाँ वाली स्टेशन पर लाए तो इसी तरह जैसे तुम बैठे हो, वह 2 सिपाहियों के बीच तांगे की आगे वाली सीट पर बैठा था। हम जेल की सामने वाली सड़क पर उतरे। शक्ल सूरत से वह निहायत शरीफ कैदी नजर आता था। सिपाहियों के ख्वाब में भी नहीं था कि क्या हरकत कर गुजरेगा। जैसे ही उसे लेकर जेल की तरफ बढ़ने लगे, उसने सड़क पर तेज रफ्तार से आते हुए ट्रक के नीचे सिर दे दिया। सिपाही बचक्के खड़े देखते रह गए। कुछ भी नहीं हो सकता था। मुझे सस्पेंड कर दिया गया। अगर उसने जेल में खुदकुशी करने की कोशिश ना की होती तो शायद मैं अपनी नौकरी से भी हाथ धो बैठता। बड़ी मशक्कत से बहाल हुआ, इसलिए मैं डरता हूँ क्योंकि तुम भी 14 साल कैदी हो। मैं बोला, आपकी बात ठीक है जनाब, लेकिन ऐसा कुछ करने का इरादा मेरा बिल्कुल नहीं है। मुझे ज़िंदा वापस लौटना है, अपने बूढ़े माँ बाप के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चे के लिए। इस पर वह बोला, शाबाश, जवां मर्द को इसी तरह हौसला दिखाना चाहिए। मुसीबतें मर्दों पर ही तो आती हैं। पिंजरे में शेर और बुलबुल भी कैद होते हैं। तुमने कभी किसी कोए या कुत्ते को पिंजरे में बंद हुए देखा है? तुम्हारी किस्मत में हुआ तो जरूर अपने वतन को जाओगे। जेल का फाटक आ गया था। हम तांगे से उतरकर जेल की ड्योढ़ियों में दाखिल हुए। जेल को बाहर से देखकर ही मन निराश हो गया। उसकी दीवारें कच्ची मिट्टी की बनी हुई थी। इसी से ही अंदाजा लगा कि अंदर बैरक की क्या हालत होगी। कोट लखपत लाहौर की जेल बिल्कुल पक्की थी। कोठरियों के अंदर फ्लश वाला सिस्टम था। अंदर ही पानी की टोंटियां और हवा के लिए पंखे लगे हुए थे। खुशी बस इस बात की थी कि यहाँ मैं अपने उन हिंदुस्तानी भाइयों के बीच पहुंच रहा हूँ जो मेरी तरह लंबी सजाएं काट रहे होंगे। ड्योढ़ी में हमारी तलाशी ली गई। पैसे मैंने अपनी जगह छुपा कर रखे थे। जेल हमले को हवा भी नहीं लग सकती थी। हमें जेल दरोगा के सामने पेश किया गया। उससे ऊंचा सुनाई देता था शायद, चुनाचे बहुत ज़ोर ज़ोर से मुझे बोलकर अपना नाम वगैरह बतलाना पड़ा। फिर मुझे नंबरदार के साथ हिंदुस्तानी कैदियों की बैरक में भेज दिया गया, जिसे सिखों का आहता कहते हैं, और बैरक नंबर था 2। बैरक में दाखिल होते ही हिंदुस्तानी कैदियों ने मुझे हाथों पर उठा लिया और गले लगाकर बोले, हमने तो सुना था कि तुम्हें सजाए मौत हो गई है। शुक्र है भगवान का कि तुम सही सलामत हो। इस बैरक में 80 हिंदुस्तानी कैदी थे। इनमें से 8 तो बिजली के झटके और दूसरी मानसिक यातनाओं से पागल हो चुके थे। मिट्टी से सने उनके लंबे लंबे बाल, बड़ी हुई दाढ़ियां और नंगे जिस्म, उनकी खौफनाक हरकतें देखकर दिल दहल जाता था। मुझसे पहले कैद होने वाले कैदी भी मुझसे मिले और मुझसे बाद में आने वाले कैदी भी, जिनमें फिरोजपुर का सदाजीत सिंह भी था, जिसे मैं बचपन से जानता था। वह शिलाजीत के नाम से मशहूर था। उससे मुझे घर के हालात भी मालूम हुए। उस दिन बैरक में बड़ा जश्न मनाया गया। बैरक में तकरीबन 15 कोठरियां थी। इनमें 5-5 या 6-6 करके कैदी बंद किए जाते और लगभग हर कोठरी में एक पागल भी बंद किया जाता था। यहाँ मौजूद कैदियों में 30 कैदी और 40 नज़रबंद थे। नज़रबंदों को कोई काम नहीं करना पड़ता था। हाँ, कैदियों से जान तोड़कर काम करवाया जाता। शुक्र यही था कि हमें काम करने के लिए अहाते से बाहर नहीं ले जाया जाता, इसलिए नज़रबंद लोग काम में हमारी मदद कर दिया करते थे। अगली सुबह नंबरदार मेरे लिए 10 सेर मूंज ले आया, जिससे बान बनता है, वाण। मुझे उसे कूट कूट कर औरतों के बालों की तरह बारीक बनाना था। मैं परेशान था कि क्या करूं, जिंदगी में कभी यह काम नहीं किया। तभी 2-3 और नज़रबंद मेरे पास आ गए और बोले, तुम जाकर आराम करो, हम कर लेंगे। बहुत मना करने पर भी वे काम में जुट गए। देखते ही देखते 12 बजने से पहले ही उन्होंने सारा काम निपटा दिया। अब यह रोज का मामूल बन गया। मैं दूसरे बैरकों में जाकर कैदियों से संबंध बढ़ाता, उनके हाथ देखता और उनकी किस्मत का हाल बतलाता। बदले में मुझे वे जो सिगरेट, गुड़, साबुन वगैरह देते, वे अपने साथियों में बांट देता। वैसे भी मेरे पास पैसे थे। मैंने बाहर से तरह तरह के सिगरेटों के 4 डिब्बे मंगवा लिए थे। इन्हें हम पाकिस्तानी कैदियों में बेच दिया करते। हर डिब्बा बेचने पर हमें 4-5 डब्बियों का मुनाफा हो जाता था। ये मेरे साथियों के काम आ जाती थी।
मियाँ वाली में गजब की गर्मी पड़ती थी, दिन में झुलसा देने वाली गर्मी और रात को ठंड। सारे जिस्म पर बहुत ही भयानक पित्त निकल आती है, जैसे फोड़े फुंसियां हों। इसके कारण रंग काला पड़ने लगा। सबसे बड़ा नुकसान तो यहाँ आकर यह हुआ कि घर से चिट्ठी का जवाब आना बंद हो गया। यहाँ का डिप्टी दरोगा मिर्जा बहुत कमीना था। हिंदुस्तानी की चिट्ठी बिना सेंसर किए जला डालता। इसलिए अब मेरी चिट्ठियां तो भारत पहुंच जाती थी, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आता था। बाहर कोई भी ऐसा विश्वसनीय दोस्त नहीं था जिसके पते पर चिट्ठियां मंगवाता। फिर एक जासूस की चिट्ठियां मंगवाने का खतरा कौन मोल लेगा। यह थी कैद के सफर की शुरुआत, जिसमें मुझे 14 साल गुजारने थे। सबसे बड़ी फिक्र इस बात की थी कि क्या कैद काटने के बाद भी अपने देश वापस जा सकूंगा, क्योंकि हमारे बीच महेंद्र सिंह जैसा कैदी भी था, जिसे सन 53 में 14 साल की कैद हुई थी, और वह पूरी कैद काटने के बाद भी वहां नजरबंद था। वह मेरी तरह 25 साल का जवान उम्र में कैद हुआ था, और इस वक्त देखने में 70 साल का मालूम होता था। सिर और दाढ़ी के बाल बिल्कुल सफेद। उसकी जवानी जेल खा गई। मैं हैरान था कि भारत सरकार अपने सपूतों के प्रति इस कदर लापरवाह है कि इन मौत के मुंह में फंसे लोगों की सुध भी नहीं लेती थी कि उनके लाडलों के साथ दूसरे मुल्क में क्या सलूक होता है। और अगले वीडियो में सुनिएगा नए दरोगा चौधरी नसीर को सलामी। शुक्रिया।